हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी फाइनेंसिंग। ओके, इक्विटी फाइनेंसिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ओके, एक कंपनी का जो कैपिटल है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, उसे शेयर्स बोलते हैं। और जो इक्विटी शेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पॉपुलर सोर्स है किस चीज का? लॉन्ग टर्म कैपिटल रेजिंग का। ओके, इक्विटी शेयर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। और जो इक्विटी शेयर्स के द्वारा जो कैपिटल रेज किया जाता है उन्हें ऑनरशिप कैपिटल और ऑनर्स फंड भी कहा जाता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। इवन कि उन्हें ऐसा होता है कि कभी कभी डिविडेंड मिलता भी नहीं है। अगर कंपनी को लॉस होगी देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगी। और प्रॉफिट होने पे भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलेगी जब कंपनी के पास फंड बचेगा। जो कंपनी के ऊपर जितने भी सारे क्लेम्स हैं, सारे क्लेम्स को सेटल करने के बाद जो फंड बचता है उस फंड से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऑनरशिप तो एंजॉय करते हैं लेकिन साथ में रिस्क भी है। अगर ऑनरशिप है तो रिस्क भी है। और साथ में एक और बात, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। अगर कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हुई है एनुअल जनरल मीटिंग में, देन किसी भी डिसीजन को मेजोरिटी से पास करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करना होता है। और वोटिंग राइट्स के थ्रू इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होता है कंपनी के मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट, इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत ही सिंपल है। कैपिटल, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। जो कैपिटल रेज किए जाएंगे कैसे? इक्विटी शेयर्स को इशू करके, उसे कहा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, हर एक जो इक्विटी शेयर है, हर एक शेयर है, उसका एक नॉमिनल वैल्यू होता है जिसे कि आप बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, मार्केट वैल्यू डिफरेंट होता है लेकिन नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट होता है। मार्केट वैल्यू जब कंपनी के शेयर्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, देन शेयर्स प्रीमियम पे इशू होती है, देन मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट एंड नॉमिनल वैल्यू इज डिफरेंट। नॉमिनल वैल्यू जिसको कि जनरल भाषा में बुक वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, जो पर्सन है जो इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं उन्हें कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जो मनी रेज की जाती है इक्विटी शेयर्स के इशू से, उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है। और द वे ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की क्या क्या मेरिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट जो है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट कंपल्सरी। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कंपल्सरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सिचुएशन है कि अगर लॉस हो देन लॉस में तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पे नहीं करना है। साथ में अगर कंपनी चाहे कि अगर कुछ जो प्रॉफिट अर्न की है उसको एज ए रिटेन करे, एज ए रिटेन्ड अर्निंग, उसको कंपनी में फिर से इन्वेस्ट भी कर सकती है। देन ऐसे कंडीशंस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी कभी डिविडेंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल एज इट इज टू बी रिपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वह परमानेंट कैपिटल है। क्यों परमानेंट कैपिटल है? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का जो पेमेंट होगा, रीपेमेंट होगा, वो कब होगा? ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी, देन
एट दैट टाइम इक्विटी शेयर होल्डिंग का पेमेंट होगा, और वो भी तभी हो सकता है पेमेंट जब कंपनी के पास कुछ एसेट्स और इनकम बचे होंगे तब, अगर नहीं है देन वो भी पेमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। ओके, कंपनीज जो लोन लेती है, देन कंपनीज को लोन लेने में भी इक्विटी शेयर्स सहायक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी लोन लेना चाहती है और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी कमर्शियल बैंक से, देन कमर्शियल बैंक ये देखेगी कि उस कंपनी के शेयर्स का कैपिटल मार्केट में क्या वैल्यू है, और जो कैपिटल मार्केट में कंपनी के शेयर्स का प्राइस है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है देन वो एक नेगेटिव सिग्नल है। देन ये सब के बेसिस पे जो कंपनीज है, जो कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो एनालाइज करती है कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस का। नेक्स्ट, फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फंड्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू रेज किए जाते हैं, लेकिन इसका एक और बेनिफिट है। बेनिफिट यह है कि इक्विटी शेयर्स के द्वारा रेज किए गए फंड पे का कंपनी के एसेट्स पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज एश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है कंपनी पे, मीन्स ऐसा है कि कुछ ही पर्सन लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल क्या कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में वो लोग वोट देते हैं। ओके, इस तरीके से कंपनी का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। और इक्विटी शेयर्स जो हैं वो उस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हैं जो कि रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हैं। रिस्क किस लिए रिस्क लेंगे, रिस्क के पीछे उनका मकसद होगा कि उनको हायर रिटर्न चाहिए। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्सेस। अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेज किए जाते हैं देन उसका जो कॉस्ट है वो अदर सोर्सेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, जब इक्विटी शेयर्स इशू की जाती है देन रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट किया जाता है, उनका भी कुछ रेम्यूनरेशन रहता है। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होते हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट होते हैं। यह सब पर्सन का जो चार्ज है, जो रेम्यूनरेशन है, वो कंपनी को पे करना होता है। इसलिए जो इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो फंड रेज किए जाते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेस। नेक्स्ट वन, इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर्स एंड अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, जब ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू हो जाएगी देन ऐसे केस में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके वोटिंग पावर का थोड़े डाइल्यूट हो जाएंगे इन द सेंस, अगर मान के चलिए किसी कंपनी में 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और उसमें एक इक्विटी शेयर होल्डर का जो वोट है वो क्या है, इंपॉर्टेंस है, एक वोट भी इंपॉर्टेंट है अगर 10 लोग हैं तो। लेकिन अगर मान के चलिए इक्विटी शेयर होल्डर हो जाए 1000 देन उसमें एक वोट का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, और साथ में जब ज़्यादा शेयर्स होंगे देन अर्निंग पर शेयर भी कम होता है। नेक्स्ट, मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेस आर इन्वॉल्व वाइल रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करती है देन उनको बहुत ही सारे फॉर्मेलिटीज एंड अदर प्रोसीजरल डिलेस होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रजिस्ट्रार टू द इशू अपॉइंट होते हैं, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होते हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट होते हैं। देन ये सब फॉर्मेलिटीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
नेक्स्ट, investors who want steady income may not prefer equity shares and equity shares get fluctuating return. ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको रेगुलर और स्टेडी इनकम चाहिए वो लोग इक्विटी शेयर्स को प्रिफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।